लिखवा कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त को क्या कह रहे हैं, ये सब एक बार नोट देखिए तो। ये और अंतर्राष्ट्रीय वित्त नाम किसने दिया है, उचित युक्ति का आदेश है, यानी कि जो मानव में रीजन होता है, तर्क करने की क्षमता होती है, उसी को लोग ये बताते हैं कि वही वित्त है। यानी कि एक प्रूडेंट मैन है और वह किसी विषय के बारे में ये सोचे कि क्या होना चाहिए, तो नेचुरल स्कूल वाले अब उसी को ला मानेंगे और आज भी वही नियम है। आपका लाभ बताया जाएगा। अगला लिखिए भाई आपका थॉमस हाब्स, ये रिफॉर्मेटिव एज चल रहा है, यानी कि गोल्डन एज। लिखिए थॉमस हाब्स। देखिए आपका थॉमस हाब्स का पहले लिख लीजिए सन 1588 से 1679, यानी कि 1588 ईस्वी से 1588 ईस्वी से 1679 ईस्वी 1679 ईस्वी तक। देखिए इनके बारे में आपका हाब्स का भी पूछा जाता है। और जब फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, आपका कल ही बताया गया था कि 5वीं शताब्दी आते आते चर्च और राज्य के बीच विवाद हुआ। चर्च ये कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ और राज्य कह रहा था कि मैं बड़ा हूँ। अर्थात चर्च ये कह रहा था कि मैं भगवान का दूत हूँ सामान्य भाषा में, और जो मैं वाक्य बोलूँगा उसी वाक्य का पालन या उसी आदेश का पालन जनता करेगी। और राजा या सम्राट कह रहे थे कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें चुना है और जनता ने हमें अपनी सत्ता दी है, और जो मैं कहूँगा या बोलूँगा अर्थात जो मैं आर्डर दूंगा जनता उसका पालन करेगी। इस विवाद को सुलझाने के लिए या इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपका पोप ग्लेशियस ने एक सिद्धांत दिया, और दो पावर के बीच बैलेंस का सिद्धांत, यानी कि दो शक्तियों के बीच आपका संतुलन का सिद्धांत। और उन्होंने ये कहा कि चलिए प्रशासनिक मामले में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में राज्य बड़ा होगा, और जो रिलीजन का मामला है इसमें आपका धर्म बड़ा होगा। यानी कि धार्मिक मामलों में लोग किसका आदेश मानेंगे, आपका चर्च का, और प्रशासनिक मामलों में सम्राट। लेकिन इसके बावजूद भी यह विवाद शांत नहीं हुआ। अंत में आपका कह सकते हैं विवाद बढ़ा, इसमें राज्य विजयी हुआ और चर्च क्या हुआ, हार गया। जब राज्य विजयी हुआ तो राज्य ने लोगों के अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया, जो नेचर ने दिए थे लोगों को, प्रकृति ने दिए थे। जब राज्य अधिकार छीनना शुरू कर दिया तो 3-4 विद्वान आए, और बस अब ये जानना है कि जनता और राज्य के बीच विवाद में इन्होंने क्या कहा। और मुख्य रूप से 3 विद्वान आए, थॉमस हाब्स, जॉन लॉक और रूसो। तो आपका देखिए इसमें होगा क्या, जो ये थॉमस हाब्स होंगे ये सम्राट का समर्थन करेंगे, और जो ये आपका लॉक और कह सकते हैं कि रूसो होंगे वे जनता का समर्थन करेंगे, और इसी में आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका हाब्स क्या कहते हैं, ये देखिए हाब्स महोदय ये कहते हैं कि शुरुआती दौर में लोग आपका अराजकता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी, यानी कि अराजकता का माहौल था, और लोग शांति से रहने के लिए राज्य से समझौता किए
और राज्य से समझौता करके अपने सभी अधिकारों को, यही पॉइंट पकड़ना है, जितने राइट थे जनता के पास, जनता ने सब राज्य को या स्टेट को सौंप दिया। और जब जनता ने स्टेट को अपने सारे अधिकार सौंप दिए ताकि स्टेट हमारे बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखे, अतः जनता को संप्रभु या सॉवरेन का विरोध करने का हक नहीं है। अर्थात अगर सम्राट मनमानी भी करे, अनुचित कानून बनाए, तो जनता को हक नहीं है कि वह सम्राट का विरोध करे। ये आपका हाफ्स है। हाफ्स में पूरी तरह जनता और राज्य के बीच विवाद में राज्य का समर्थन किया और सबसे पहले सॉवरेनिटी या संप्रभुता की अवधारणा भी दी। और हाफ्स ने ही सबसे पहले ये शब्द कहा था कि विश्व संप्रभु का समादेश है और आपका जो भी सॉवरेन, जो भी राजा आदेश देगा, जनता का ये कर्तव्य है कि माने, चाहे वो आदेश उचित हो या अनुचित। क्यों माने? क्योंकि जनता ने समझौता करके या एग्रीमेंट करके स्टेट से अपने सारे राइट किसको दे दिए हैं? स्टेट को। अतः जनता को कोई हक नहीं है कि वह राज्य का विरोध करे। इन्होंने सॉवरेनिटी पर भी ज़्यादा, देखिए डिटेल में आपका पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है। जो आपका जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें थोड़ा इन लोगों के विचार शॉर्टकट में पढ़े जाते हैं। आपका जब जाएंगे पॉलिटिकल साइंस कोई पढ़ा होगा तो पूरा 100-200 पेज इन्हीं के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ना रहता है। लेकिन लॉ में आपका कम पढ़ा जाता है, ये नहीं कि विस्तृत नहीं। इन्होंने सॉवरेनिटी या संप्रभुता पर आपका काफी विचार व्यक्त किए आपने, और क्या क्या संप्रभुता के बारे में कहा। और इनकी पूछा भी गया यूपीजे में भी कि ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत कहाँ से लिया, या संप्रभुता, ऑस्टिन की संप्रभुता किससे प्रभावित है, तो वह आपका जवाब रहेगा हाफ्स से। और समादेश किससे लिया? जर्मी बेंथम, आगे पढ़ाया जाएगा एनालिटिकल में। और विधि ब्लैकस्टोन, यानी कि जॉन ऑस्टिन ने कौन सी बातें कहाँ से ली, ये यूपीजे में बहुत पूछा जाता है। लेकिन यहाँ आपका सॉवरेनिटी पहले आइए भाई। संप्रभुता और सर्वोच्चता, यानी कि दो शब्द इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि संप्रभुता और सर्वोच्चता, यानी कि सॉवरेनिटी और सुपरमेसी में अंतर क्या है। तो सर्वोच्चता अलग बात है और संप्रभुता अलग है, ये नहीं कि एक ही मान लीजिएगा। अब दोनों का पहले मतलब समझिए, तो फिर हाफ्स की संप्रभुता देखी जाए कि इन्होंने क्या कहा। देखिए सर्वोच्चता का मतलब क्या हुआ, पूछा भी गया आईएएस में, जीएस में, कि सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी का मतलब ये हुआ कि अगर संप्रभु यानी कि हम मान लेते हैं भारत की संसद, संप्रभु में हम क्या मान लेते हैं? भारत की संसद या विधायिका। अगर संप्रभु कोई कानून बनाता है तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अवैध, या कह सकते हैं कि नल एंड वॉइड, या रद्द करने का अधिकार किसी भी अन्य प्राधिकारी को नहीं होता। यानी कि अगर ऐसा नियम है तो हम कहेंगे कि वह प्राधिकारी सुप्रीम है, यानी कि सर्वोच्च है। फिर एक बार इसको समझिए, तब भारत में जोड़ा जाएगा। सुप्रीम का मतलब ये हुआ कि अगर वह प्राधिकारी कोई लॉ बनाए तो दूसरा कोई अथॉरिटी नहीं है जो उस लॉ को रद्द कर सके, ये सुप्रीम है। यानी कि अब ये समस्या आई कि क्या भारत की संसद सुप्रीम है, सर्वोच्च है? अर्थात अगर भारत की संसद कोई कानून बनाते हैं तो क्या उस कानून को अवैध घोषित करने की या असंवैधानिक घोषित करने की
क्षमता भारत में किसी के पास है तो आप कहेंगे है। आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट कर सकता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अर्थात अब समस्या आई है, इसमें देखिए संविधान में कैसे बना है। क्या भारत की संसद सर्वोच्च है? तो सामान्यतः सर्वोच्च है, लेकिन अब आगे लेकिन लग गया, बट परंतु लग जाए तो कुछ न कुछ समस्या जरूर है। तो आप कोई भी पूछे कि भारत की संसद सर्वोच्च है कि नहीं, तो आपका एक ही लाइन में जवाब जवाब रहेगा और वही आपका चाहे बिहार हो या कहीं का भी कंपटीशन हो वही लाइन खोजिएगा। लीगल लिमिटेशन यानी कि विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए भारत की संसद सर्वोच्च है। अब फिर एक पूछेगा कि विधिक सीमा क्या है, तो विधिक सीमा आपका ये है कि भारत का संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूलभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का क्या करे, वायलेशन। ये विधिक सीमा है, किस पर लगाई गई है? संसद। वैसे संसद कोई भी कानून बना सकती है, भले बाद में उसे रद्द कर दे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो आपका एक लाइन जानिए कि विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए भारत की संसद भी सर्वोच्च है, इसमें कोई शक नहीं है। विधिक सीमा क्या है, उस पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं सर्वोच्चता पर, कि वह ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का है उसको क्या करता हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपका यूपीजे में आया है, उसको ही बताना है कि भारत की संसद संविधान के किस भाग में संशोधन नहीं कर सकती या कहाँ अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो उसमें दिया था मूल अधिकार कर ही सकती हैं, नीति निर्देशक तत्व कर ही सकते हैं, अनुच्छेद 362 यानी कि संविधान के संशोधन में यही संशोधन वो भी कर सकती हैं, लेकिन एक में नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा। यानी कि संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो मूल हैं, क्रोड है संविधान की, आधारशिला है, और ये केशवानंद भारती बना केरल राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने बता दिया, वहाँ भारत की संसद आपका कह सकते हैं कि संशोधन या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये बन चुका यूपीजे में, सतर्क रहना है। 2 क्वेश्चन निकला। अगला ये तो सर्वोच्चता पर हुआ। अब संप्रभुता देखिए। सबसे पहले संप्रभुता की अवधारणा अगर आधुनिक युग में देखा जाए तो थॉमस हॉब्स ने ही उत्पन्न की, और इन्होंने आपका 2-3 बातें सतर्क रहना है, यूपीजे में पूछा गया। पहली बात, संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ? तो एक ऐसा प्राधिकारी जिसमें कि 3 गुण हो, 3 गुण याद रखिएगा। अगर ये 3 गुण किसी प्राधिकारी या अथॉरिटी में है तो उसे ही सॉवरेन माना जाता है। पहला आपका हो गया अनिवार्यता, यानी कि संप्रभुता होना किसी देश के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। दूसरा असीमितता। असीमितता का मतलब ये हुआ कि उस संप्रभु पर कोई सीमा नहीं है, अर्थात इसका मतलब वह असीमित अधिकार रखता है, अर्थात वह जो चाहे सो कानून बना सकता है। और तीसरा आपका आने वाले दिनों में उम्मीद है और इस 15-16 सरकारी कर रहे हो, प्राइवेट कार्य का कोई फायदा नहीं होगा। प्राइवेट कार्य में जाओ कि वहाँ को कोई मदद नहीं होगा। और
ये है कि प्राइवेट किसी कॉलेज में मीडिया में अविभाज्यता करी। अविभाज्यता यानी कि सॉवरेंटी का डिवीजन नहीं किया जा सकता। यानी कि हाफ्स ने संप्रभुता के लिए 3 बातें बताई। पहले ये जानिए कौन कौन। तो संप्रभुता के क्या गुण होने चाहिए, वह कंपल्सरी होना चाहिए। दूसरा, उसकी कोई लिमिट या सीमा ना हो और संप्रभुता का डिवीजन नहीं होगा, यानी कि बंटवारा नहीं होगा। अगर ये 3 बातें ये संप्रभुता के क्वालिटी या गुण है। कितनी बातें? 3। फिर एक बार देखिए, ये कहते हैं कि माने जो संप्रभु हैं या सावरेन है, जो ये कमांड देगा। कमांड यानी कि समादेश। समादेश मतलब एक प्रकार का आर्डर या एक प्रकार का कानून। जो ये समादेश देगा वही ला है। तो अब समस्या ये आई कि समादेश कितने प्रकार के होते हैं, ये भी यूपीजे में पूछा जा चुका है। तो कमांड कितने प्रकार के आ चुका है, 2-3 बार, गलत ना हो। समादेश 2 प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। यही मानिएगा। समादेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सकारात्मक और दूसरा कौन सा? नकारात्मक। आइए देखा जाए। सकारात्मक का मतलब ये हुआ कि जब ये सॉवरेन यानी कि जो हेड है किसी देश का, ये आदेश दे, व्यक्तियों को आदेश दे और ये कहे कि आपका व्यक्ति कोई कार्य करें, यानी कि जब किसी एक्ट को करने के लिए आदेश दिया जाएगा तो वह समादेश पॉजिटिव। और कोई आपका कहा जाए कि ये कार्य न करिए तो वह आदेश क्या हो गया? निगेटिव। भाई कोई कार्य आप करिए, ये पॉजिटिव समादेश माने सकारात्मक, और कोई कार्य आप न करिए, अगर ये आदेश दिया जाए तो क्या हो गया? नकारात्मक। सामान्य वे है। तो ये आपका थॉमस हॉब्स का व्यू है। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन ये कहा जा सकता है इनके बारे में कि इन्होंने जनता और राज्य के बीच विवाद में राज्य का पक्ष लिया और राज्य को ये कहा कि जनता ने समझौता करके राज्य से, स्टेट से अपने सभी राइट को दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट करके। अतः जनता को राज्य का विरोध करने का कोई हक नहीं। ये इनका थीम था। अब इन्होंने किताब लिखी लेवियाथन। लेवियाथन इनकी किताब है, वो भी याद रखनी है। इसकी है तो थॉमस हॉब्स। लिखिए इसमें, लिखिए भाई इनका, लिखिए विचार। लिखिए इन्होंने लेवियाथन पुस्तक लिखी। इन्होंने लेवियाथन पुस्तक लिखी। लेवियाथन पुस्तक लिखी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेवियाथन पुस्तक लिखिए। इन्होंने राज्य और जनता के बीच संघर्ष में इन्होंने राज्य तथा जनता के बीच संघर्ष में राज्य का समर्थन किया। राज्य का समर्थन किया तथा प्राकृतिक विधि के बारे में इनका मानना था कि तथा प्राकृतिक विधि के बारे में इनका मानना था कि
यह संप्रभु के लिए मात्र एक नैतिक आदेश है। यह संप्रभु के लिए मात्र एक नैतिक आदेश है। एक नैतिक आदेश है जिसे राज्य के लिए मानना आवश्यक नहीं है। जिसे राज्य के लिए मानना आवश्यक नहीं है। मैंने सम्राट माने या न माने, नेचुरल लॉ को, क्योंकि मोरल केवल ऑर्डर है, मानिए या न मानिए। अगला लिखे इसमें भैया गए। इनका मानना था कि समाज की प्रारंभिक अवस्था अच्छी नहीं थी। इनका मानना था कि समाज की प्रारंभिक इनका मानना था कि समाज की प्रारंभिक अवस्था अच्छी नहीं थी। देखिए इसी में प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी दीजिए विद्वेषपूर्ण, स्वार्थी के बाद लिखिए विद्वेषपूर्ण, मन एक दूसरे से बैर भाव रखने वाला, तथा आक्रामक था। बड़ी पहले कर लीजिएगा। शांतिपूर्ण रहने की अभिलाषा ने शांतिपूर्ण रहने की अभिलाषा ने समझौते को जन्म दिया। शांतिपूर्ण रहने की अभिलाषा ने इच्छा ने समझौते को जन्म दिया। तथा जनता ने इस समझौते के द्वारा अपने सभी अधिकारों को संप्रभु को सौंप दिया। अपने सभी अधिकारों को संप्रभु को सौंप दिया, यानी कि सावरेन को संप्रभु को सौंप दिया। अतः जनता को संप्रभु का विरोध करने का अधिकार नहीं है। अतः जनता को संप्रभु का विरोध करने का अधिकार नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन्होंने सर्वप्रथम यह कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है, यानी कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। इन्होंने सर्वप्रथम यह कहा था कि इन्होंने सर्वप्रथम यह कहा था कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विधि संप्रभु का
समादेश है। विधि संप्रभु का समादेश है। लिखे इसी में इन्होंने प्राकृतिक, इन्होंने, देख लीजिए वाक्य सुधार, इन्होंने आत्मरक्षा के अधिकार को यानी कि सेल्फ डिफेंस को, या कहिए प्राइवेट प्रतिरक्षा, जो हमें 96 से लेकर कहाँ तक आईपीसी में है 100 से, लिखिए इन्होंने आत्मरक्षा के अधिकार को यानी कि प्राइवेट डिफेंस अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना, प्राकृतिक अधिकार माना। जो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एनालिटिक के, फिर एक बार देखिए, एनालिटिकल वाले भी मुख्य रूप से यही मानेंगे, इसी वाक्य को हमें लेकर चलना है विश्लेषणात्मक विचारधारा में। इला इज द कमांड ऑफ सावे। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विश्लेषणात्मक विचारकों के पुरोगामी विचारक, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारकों का पुरोगामी विचारक कौन था। तो इन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि जो ये जाति में हम आएंगे, आजीन आएंगे, तमाम लोग आएंगे, तो इन्हीं से थोड़ा क्या रहेंगे, प्रेरित। याद रखिए, लिखे याद लिखे पैराग्राफ चेंज करते। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्रियों का पुरोगामी इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लीजिएगा। विश्लेषणात्मक विधि शास्त्रियों का पुरोगामी, एनालिटिकल स्कूल का पुरोगामी कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा का पुरोगामी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कहा था। इसके बाद आपका जो आगे जूरिस्ट आएंगे एनालिटिकल, इन्हीं से प्रभावित होंगे। तो यूपीजे में ये बना है कि जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत किससे प्रेरित है या कहाँ से लिया, किससे लिया था। आप लिखिए, एक लाइन और लिखिए, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत आपसे लिया था। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत आपसे लिया था। इस प्रकार आपका थॉमस हॉब्स हो गया। अगला विद्वान लिखिए जॉन लॉक। जॉन लॉक, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। जॉन लॉक, इनका लिखिए 1632, यानी कि 1632 ईस्वी से लेकर 1704 ईस्वी। 1632 से लेकर 1704 1704 ईस्वी तक। क्रम बनाने के लिए भी पूछा जाता है, क्रम भी याद रहे, सीरियल वाइज पूछा जाता है, कौन पहले आया कौन बाद में। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है इस चीजें, तो ये क्रम वाइज लिखवाया भी जा रहा है। देखिए इनके बारे में, देखिए जॉन लॉक आपका पहले समझिए तब लिखवाया जाए। राज्य और जनता के बीच विवाद में इन्होंने जनता का समर्थन किया, पहली बात। और इन्होंने डबल यानी कि दोहरे सामाजिक समझौते की कल्पना की। ये पूछा जा चुका है यूपीजे में कि दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब रहेगा जॉन लॉक। अभी बताया जाएगा क्या हो। जॉन लॉक ने ये कहा कि ठीक है, जनता ने राज्य से समझौता किया और अपने अधिकारों को राज्य को दे दिया,
लेकिन जनता ने अपने सभी अधिकारों को राज्य को नहीं दिया। 3 अधिकार जनता अपने पास बनाए रखी। फिर एक क्रम से समझिए। जॉन लॉक ने राज्य और जनता के बीच विवाद में जनता का समर्थन किया और राज्य का नहीं। ये इन्होंने माना कि भाई जनता यानी कि पीपुल और स्टेट के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट द्वारा आपका लोगों ने अपने जो राइट थे उस किसको ट्रांसफर या किसको दे दिए, राज्य। लेकिन सभी अधिकारों को नहीं दिया और 3 ऐसे अधिकार थे जिसे जनता अपने पास बनाए रखे। यानी कि समझौते के तहत 3 अधिकार ये बताते हैं जॉन लॉक की जनता ने राज्य को न देकर अपने पास रखा। अब कौन कौन 3 अधिकार हैं हो सकता है पूछ ले। तो पहले आजीविका का अधिकार है, यानी कि आज भारत में भी जोड़ते रहिए, आजीविका का अधिकार अर्थात इसका मतलब ये हुआ भोजन का अधिकार। तो आप लोग बताइए, क्या आजीविका या व्यापार वाणिज्य करना या कह सकते हैं कि आजीविका चलाना, यानी कि कैसे हम व्यापार वाणिज्य या ट्रेड करके अपना काम चलाएंगे। तो जो ये आजीविका का अधिकार था, जॉन लॉक का मानना है कि इस अधिकार को जनता ने अपने पास रखा, राज्य को नहीं। तो भारत में जोड़ते रहिए, आजीविका का अधिकार आपका एक मूल अधिकार भी माना गया है। आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में और अनुच्छेद 19(1) आपका जी में, ये है ना, आर्टिकल 19(1) जी में आपका व्यापार वाणिज्य इत्यादि करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि कुछ हद तक इनका सिद्धांत भारत में भी लागू होता है। दूसरा ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता या फ्रीडम या लिबर्टी का राइट है, वह भी जनता ने समझौते द्वारा राज्य को नहीं दिया। तो फिर भारत में जोड़िए, क्या स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है कि नहीं? तो आपका मिला है। और स्वतंत्रता आपका मूल अधिकारों में कहां से कहां तक दी गई है? तो 19 से लेकर आपका 22, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। देखिए, फिर एक बार बता दिया जाए, वर्तमान में भारत में मूल अधिकारों को 6 प्रकारों में बांटा जाता है। एक तो आपका 6 प्रकारों में समता का अधिकार, फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार और अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बंटवारा किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर और जो ये 35 तक में प्रावधान। इसको मैंने विद्वानों ने किया, पूछा भी जाता है कि कहां से कहां तक है। तो क्या लॉक का सिद्धांत भारत में अप्लाई होता है कि नहीं होता? आर्टिकल 19, 20 और 21, 22 ये 4 अनुच्छेद हमें क्या प्रदान करते हैं? स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है वर्तमान में? 6। 20 में आपका कह सकते हैं 3 स्वतंत्रताएं दी गई है अपराधियों को। 21 में तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और 22 में गिरफ्तारी और निरोध से स्वतंत्रता। तो ये लॉक भी कहते हैं, जॉन लॉक, कि स्वतंत्रता का अधिकार लोगों ने समझौते द्वारा राज्य को प्रदान नहीं किया, बल्कि लोग क्या किए रहे? अपने पास रखे। और तीसरा संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये बताते हैं जॉन लॉक। यानी कि संपत्ति के अधिकार को ये बताते हैं कि संपत्ति के अधिकार को भी लोग समझौते द्वारा राज्य को नहीं दिए, बल्कि अपने पास रखे।
तो तुरंत भारत में ऐड करते रहिए, ऐसे ही 4-5 अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक फंडामेंटल राइट था, और अनुच्छेद 31 में भी प्रावधान था, आर्टिकल 31 में, और अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति की स्वतंत्रता हमें दी गई। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन द्वारा आपका 31 को हटाकर तमाम उसमें बातें लिखी गई, 31 से मतलब नहीं है, और संपत्ति के अधिकार को छीन लिया गया, और अंत में जाते जाते 44वें यानी कि 44वें अमेंडमेंट द्वारा जो अनुच्छेद 21(1)(f) है ना, F है, इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यानी कि संपत्ति के अधिकार की जो स्वतंत्रता थी वह 1978 में पूरी तरह हमारी क्या कर ली गई, छीन ली गई। यानी कि जो जान लाग करता है कि लोगों को प्रॉपर्टी का हक है, लेकिन भारत में भी अगर देखा जाए तो राज्य और जनता के बीच विवाद में राज्य धीरे धीरे जनता के अधिकार को क्या करता गया, छीनता गया। इसमें कोई शक नहीं है। पहला के अनुसार संपत्ति का अधिकार लोगों ने नहीं दिया, और भारत में पूरी तरह संपत्ति का अधिकार क्या कर लिया गया, 1978 आते आते छीन लिया गया। भाई आपको जो भी विद्वान पढ़िए, थोड़ा उसको वर्तमान वे में भारत में जोड़ते हुए पढ़िए, यानी कि तब और दिमाग में बैठे। अगला देखिए भाई इनका लाभ का लाभ ये कहते हैं कि भाई आपका मालिक जनता और ये ट्रस्टी या राज्य न्यासी, तो मालिक और आपका यानी कि आपका न्यास में थोड़ा जाना पड़ेगा, यानी कि कहाँ जाना पड़ेगा समझने के लिए। ये जो राज्य है ये मालिक नहीं है बल्कि ट्रस्टी है या न्यासी है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य का ये कर्तव्य है कि लोगों ने जो अधिकार समझौते द्वारा राज्य को दिए थे, राज्य उनका सम्मान करे उस समझौते का, और लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इसलिए लोग नहीं दिए कि राज्य छीन ले, इसलिए दिए लोगों ने इसलिए दिया अधिकार कि राज्य के हाथ में रहेगा तो राज्य शक्तिशाली है और हमारे अधिकार सुरक्षित रहे। धीरे धीरे राज्य ने क्या करना शुरू कर दिया, अधिकारों का दमन। भारत में बताया जाएगा, दमन शुरू कर दिया। तो न्यासी का मतलब क्या हुआ? तो न्यास में जब जाएंगे तो दो होते हैं, एक ट्रस्टी और एक बेनिफिशियरी यानी कि हिताधिकारी। न्यासी का ये कर्तव्य होता है कि वह हिताधिकारियों के हित में काम करे। यदि न्यासी अपनी शक्तियों के बाहर जाकर कार्य करता है तो ऐसे न्यासी को कानून द्वारा भी न्यायालय द्वारा भी हटाया जा सकता है। आपका इसका मतलब ये होगा कि अगर राज्य जनता के अधिकारों का सम्मान नहीं करता तो ऐसे राज्य को क्या किया जा सकता है, हटा जा सकता है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जानलाभ की बात है वह पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात है। इन्होंने सर्वप्रथम संसदीय शासन प्रणाली की वकालत की। तो आपका पूछा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम का जनक कौन था, या किसने सर्वप्रथम ये कहा कि संसदीय शासन प्रणाली उत्तम होती है, तो आपका जान लाख मारना ये पूछ सकता है भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए संसदीय शासन प्रणाली इत्यादि में होता क्या, समझिए थोड़ा। देखिए ऐसे प्रणाली में जान लाख का मानना है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि
जनता पर शासन करते हैं। अर्थात जिन व्यक्तियों को जनता अपना राजा चुनती है वही व्यक्ति जनता पर क्या करते हैं, शासन। अर्थात इसका सर्वप्रथम प्रयोग देखिए आपका, फिर ये सही बात है कि जॉन लॉक ने ये सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत की पुष्टि की गई व्यवहार में सबसे पहले अमेरिका। और अमेरिका में जब अब्राहम लिंकन भाषण दे रहे थे गेटिसबर्ग में, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी क्या है, तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी में सावरेन कौन होती है, जनता, यानी कि जनता ही शासन करती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करते हैं और शासन जनता के लिए होता है। ये अब्राहम लिंकन ने भी कहा, लेकिन यह बात तो इसके पहले कौन कह रखा था, आपका जॉन लॉक। यानी कि पूछा जा सकता है अच्छा क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम का जन्मदाता कौन सा व्यक्ति है, यानी कि कौन व्यक्ति सबसे पहले कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है, यानी कि राजा जो हो वह जनता द्वारा चुना गया क्या हो, प्रतिनिधि। भारत में अप्लाई करिए, क्या भारत में ये सिस्टम इनका लागू है कि नहीं लागू है। भाई 5 साल पर चुनाव होंगे, जनता सर्वोच्च है, मालिक है, जिसको चाहे अपना नौकर बना दे। तो आपका ये लोग सांसद नौकर हैं, लेकिन अपने को ये क्या मान लेते हैं, पद पर जाकर ये नौकर है, जनता मालिक है। 5 साल बाद ये मालिक नौकर को मजा चखा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका यानी कि कुल मिलाकर जो ये जॉन लॉक का कोटेशन है, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ये भारत में अप्लाई होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ये अधिकार है कि 3 अधिकार लोग अपने पास बनाए रखे, तो आजीविका का अधिकार है ही, फिर आपका स्वतंत्रता का है ही भारत में, लेकिन एक अधिकार राज्य ने बाद में छीन लिया, जबकि हमारा मूल संविधान दिया था। तो कौन सा अधिकार राज्य ने छीन लिया, तो संपत्ति का मैंने लाख भी ये कहते हैं, लेकिन अब ये है कि राज्य आपका ये राज्य का देखिए हमेशा राज्य आएगा। ये जो लड़ाई है आज भी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे किसान चाह रहे हैं कि हमारा अधिकार मिले, कानून समाप्त हो, और राज्य किसानों के अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन। तो ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी राज्य और जनता के बीच, और कौन सा राज्य कितने अधिकार देता है। अभी राज्य ने एकांतता को भंग करना शुरू किया, जो भी आप व्हाट्सएप पर डालेंगे बातें या फेसबुक पर, आपका सरकार भी देखेगी। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और कहा कि ये तो प्राइवेसी या निजता में क्या होगा, है ना। आपका व्हाट्सएप भी डाल रहा है, या जो भी पोस्ट डालेंगे व्हाट्सएप सेव करेगा, कंपनियों को बेच सकता है इत्यादि। ये तो शुद्ध रूप से हमारी एकांतता पर प्रहार होगा, और इसको निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जब राइट टू प्राइवेसी हमारा मूल अधिकार है, तो आप कौन होते हैं उसमें दखल देने वाले। तो ये हमेशा चलता रहेगा, राज्य आपका अधिकार दमन करेगा, और न्यायपालिका इसीलिए बनी है मुख्य रूप से ये राज्य से हमारी क्या करे, रक्षा। लिखिए भाई इसको आपका जॉन लॉक लिखिए। राज्य तथा जनता के बीच विवाद में, राज्य तथा जनता के बीच विवाद में इन्होंने जनता का समर्थन किया।